नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरकंटक में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय शिविर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नर्मदा नदी को शिक्षा की जननी और जीवित इकाई बताया। उन्होंने कहा कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जिस पर वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए। मंत्री परमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि भारत विश्व का भरण पोषण करेगा। उन्होंने आर्यभट्ट और पाइथागोरस के सूत्रों का उल्लेख किया है। उन्होंने छात्रों से आदिवासी समुदाय से मिलने और उनकी सेवा भावना को समझने का आग्रह किया। शिविर में विभिन्न विश्वविद्यालय के 600 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। जो समाज के साथ जुड़कर नेतृत्व सिखाता है, मध्य प्रदेश में इसमें एक पहल की और उस पहल की कड़ी में आज हम सभी एक शिवरात्रि के रूप में यहाँ पर हैं और मध्य प्रदेश के इस शिविर का ट्विस्ट है कि देश में ये पहली बार कोई राज्य करता है कि अपने मंत्रालय में पहले बैठने वाले अधिकारी से लेकर सबसे दूरस्थ स्वयंसेवक एक कड़ी में एक विषय पर केवल नाम होता है। जैसे नाम खत्म होता है क्विक एक साथ। इसी क्रम में अगला नाम है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। दो शब्द बोलना सिखाया है। किसी ने बोलना सिखाया बोलो माँ, किसी ने बोलना सिखाया बोलो पापा, किसी ने बोलना सिखाया काका मामा मामी नाना नानी दादा दादी, और किसी ने चलना सिखाया तो किसी ने समाज का परिचय करना सिखाया। ये सब का कर्ज हम सब पर है, मेरे पर भी है और आप सब पर भी है। और इसलिए जब हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे जाते हैं तो हमें क्या अनुभूति होती है। इस शिविर के माध्यम से हमको यहाँ के समाज जीवन की अनुभूति ग्रहण करना है। क्या क्या हम किसी गांव में हमारे ग्रुप जाए तो वहां क्या लगता है, कैसा समाज है, कैसे व्यवहार करते हैं लोग। एक अनुभूति में बता रहा हूं, सुनाना चाहता हूं। कुंदीलाल जी, एक उपचुनाव था बुरहानपुर का, वहां मेरी ड्यूटी लगाई गई थी प्रचार करने की। एक गांव सूर्यास्त हो रहा था, गांव था छोटा सा, आदिवासी समाज का गांव था। जिस घर में बैठे थे वहां को बिठाया, सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो रहा था, साथ बैठा था उसकी पत्नी अंदर हमारे लिए चाय बनाने के लिए गई। इतने में उसका छोटा बच्चा, मैं समझता हूं कि 6-7 साल का बच्चा होगा, एक नींबू लगा था बाहर आंगन में, नींबू का पेड़ था, उसमें नींबू लगे थे। कहती वहां से चिल्लाती अपने बच्चे पर और कहती है नींबू मत तोड़, और पूरी तरह से उसको डांटा। मैंने पूछा बहन तो अपने छोटे बेटे को क्यों डांट रही हो? उन्होंने कहा भैया मैं अपनी भाषा आदिवासी कि हम आदिवासियों में ये सूर्य अस्त होने के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद में किसी भी पेड़ से किसी भी वृक्ष से पत्ती भी नहीं और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। मैंने पूछा क्यों, ऐसी क्यों मान्यता है आपकी? उसने एक ऐसा वैज्ञानिक जवाब दिया था, और मुझे लगता है किसी स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन उसके जीवन का जो ज्ञान था वो ज्ञान कितना अद्भुत था। उसने कहा हम लोगों की विश्वास है, मान्यता है कि ये वृक्ष पेड़ पौधे सो जाते हैं और सोते को हम कभी सताते नहीं है। एक जिस माँ को, जिस बहन को हमने अशिक्षित कह दिया,
उसका अपमान कर दिया, लेकिन उसके ज्ञान की हमने कभी परीक्षण नहीं किया। उसका यह श्रेष्ठतम ज्ञान है। इसलिए हमारे देश की परंपरा में ऐसे कई सारे समाज जीवन में अनुभव हमको आते हैं। मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर हमें ये भारत के उस ज्ञान की, भारतीय ज्ञान परंपरा का भी एक स्रोत है। यहां से ज्ञान मिलेगा, अद्भुत ज्ञान मिलेगा। और कौन सा ज्ञान मिलेगा? हम सब लोगों को बहुत सारे भ्रांतियों के आधार पर हमको बताया गया है। भ्रांति है क्या? भारत स्वतंत्र हुआ, अधिकारीगण, शिक्षक बंधु भगिनी और इस चिंतन शिविर में सम्मिलित होने आए सभी विद्यार्थी साथियों, बंधु भगिनी, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जहां से मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, एक प्रकार से हम मां नर्मदा की गोद में इस चिंतन शिविर का एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से जो मां की गोद का अनुभव है, मां की गोद का सुख है, मां की गोद का आनंद है, मैं समझता हूं उसी भाव के साथ में मां नर्मदा के साथ में एक रूप हो जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मां नर्मदा हमारे जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमको आशीर्वाद देने वाली है। हम जानते हैं कि एक मां होती है जो जन्म देती है। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा रोता है तो परिवार के कोई भी व्यक्ति उसको उठाने की कोशिश करते हैं। कोई भी तो रोना बंद नहीं करता, उठा लेते हैं, जब भी रोना बंद नहीं करता है। लेकिन मां की गोद यदि मां स्वयं उठाती है और अपने गोद में लेती है तो बच्चा रोना बंद कर देता है। ये उस बच्चे को ही अपनी मां की गोद का सुख और आनंद अनुभव होता है। दूसरी मां हमारी होती है धरती माता, जो धरती मां के जन्म के बाद में पूरे जीवन भर हमारा बोझ उठाती है, हमारी चिंता करती है, हमको हवा देती है, पानी देती है, हमको अन्न देती है। वो धरती मां भी उसी प्रकार से हमको सुख और आनंद देती है जिस प्रकार जिस मां ने हमको जन्म दिया है, और उसकी गोद हमको आनंद देती है। और तीसरी जो मां है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में हम देखते हैं, देश ही नहीं दुनिया के लोग उस गंगा मां की गोद में बैठने के लिए आतुर थे। 80-80 घंटा का जाम लगा, जिसके बाद भी मां की गोद के लिए तरस रहे थे। इसी प्रकार से मां नर्मदा की गोद, ये मां का किस रूप में हम साक्षात्कार करेंगे तो अनुभव हमको जरूर होगा। इसलिए आप लोग यहां 7 दिन रुकने वाले हैं। 7 दिन सुबह उठ करके, जिससे हमारा जीवन है, तेरे पानी से हमारी फसल लहराती है। ये जो जल है ना, चाहे वो मां नर्मदा का हो, चाहे मां गंगा का हो, मां क्षिप्रा का हो, मां सरस्वती का हो, मां यमुना का हो, ये जल एक ही रूप है। इसलिए आप मां नर्मदा से जरूर प्रार्थना करिए और उस भाव के साथ करिए कि हमारे यहाँ की जो स्थानीय नदियां बहती है, उन स्थानीय नदियों में भी मां नर्मदा का ही पानी है, मां नर्मदा का ही पानी है। और मुझे विश्वास है कि आप, क्योंकि आयोजन इसी रूप में किया है, नहीं तो एक छोर में इधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमने कहा अमरकंटक में करिए, मां की गोद में इस बार हमारे विद्यार्थी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। डिग्री कर रहा हूं, और विद्यालय से जब आप अध्ययन करके बाहर निकलें, और इसी के साथ हमारी नैतिक कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो हमारा कर्तव्य भी है कि ये समाज के प्रति, ये राष्ट्र के प्रति
और इतने बड़े राष्ट्र में, देश में जहां हम निवास कर रहे हैं, वहां हमारे